नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। और 2021 के सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का पार्ट आपके पास गया था, निश्चित तौर पे उसको आपने देखा और सराहा और कमेंट भी किया। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये भी कमेंट करें कि आपका टोटल 62 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका आकलन भी करें और उसको सही करने की कोशिश भी करें। और देखिए, जो कमेंट के माध्यम से अगर आप हमको बताएंगे कि ये चैप्टर हमारा गलत हो रहा है तो उसको फिर से पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें पढ़ाने के लिए अब समय नहीं है। ठीक है, रिवीजन सारे प्रश्न पत्रों का हो जाता है और उसके साथ साथ व्याख्या अगर हो जाती है और ध्यान से अगर आपने देख लिया तो मेरा जहां तक अनुभव है यह बताता है कि आपकी तैयारी लगभग 80% 90% तक हो जाएगी। फिर बचे हुए चीज़ों की तैयारी आराम से हो सकती है। तो बस केवल ज़रूरत है तो 1 घंटा मेरे साथ जुड़ने की। आप दिन भर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का टाइम टेबल एग्ज़ाम के टाइम काम नहीं करता है। केवल खाने और जब नींद लगे तो सो जाने के अलावा आदमी पढ़ ही रहा है। ठीक ना जी? तो उसमें 1 से 2 घंटा निकाल कर मेरे साथ भी आप जुड़िए और अपनी तैयारी का सही आकलन करिए। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग ये मत देखिएगा कि सब्सक्राइबर हमारे कितने हैं, क्योंकि चैनल अभी छोटा है, नया है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइबर कम होंगे। लेकिन जिस स्पीड से आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं वो हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए हम आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज मकर संक्रांति है, जैसा कि आप जान रहे हैं, तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ाते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में लगा है भूगोल, सामाजिक विज्ञान के भूगोल पार्ट का 2016 का पेपर। समझ में आई बात? 2016 के पेपर में कुल 62 क्वेश्चन जो आएंगे भूगोल से आए हुए हैं, आएंगे नहीं, आए हुए हैं, और इन्हीं की व्याख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2025 की परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, उसके 31 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और आगे 31 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कितना भी धैर्य है आपके पास, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है जब ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या रखा गया। देखिए, प्रश्न बड़े आसान आते हैं, बस ज़रूरत है तो उसके रिवीजन की। प्रश्न बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन आप जान लीजिएगा। पहला क्वेश्चन वो चारों कॉमन रहता है, उसमें सारे सब्जेक्ट के, सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं, आप जान ही रहे होंगे। जो लोग नए होंगे वो भी जान लें कि 62 क्वेश्चन सबका रहता है और एक क्वेश्चन सब में कॉमन रहता है। ठीक है ना जी? तो देखिए, इसीलिए दूसरे क्वेश्चन से उठाया जाता है। कह रहा है कि मछली पकड़ना के अंतर्गत आता है, मतलब किसके अंतर्गत आता है ये जान लीजिए। कक्षा 10, तभी मैंने कहा ना कि आप कक्षा 10 के भी वीडियो जा रहे हैं आप पे भूगोल से संबंधित, तो उसको आप ओबीए मत, क्योंकि वो भी जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो भी आप ही से संबंधित एक एकदम कक्षा 10 की किताब से प्रश्न है। ठीक है, तो मैं आपको देखिएगा, मछली पकड़ना, दरअसल देखिए पहले आंसर आप लगाएंगे, इसके बाद आकलन करेंगे। ठीक है, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। प्राथमिक गतिविधि, तृतीयक गतिविधि, द्वितीयक और चतुर्थ। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इसमें आंसर लगा दिए होंगे। कौन सा, देख लीजिए, आंसर आपने लगाया होगा जहां तक मुझे पता है प्राथमिक गतिविधि। मैं आपको बड़े आसान वे में समझा देता हूं। देखिए, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, ठीक, आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अर्थशास्त्र में रहेगा तो अर्थव्यवस्था कह दिया जाएगा, आर्थिक क्रिया कह दिया जाएगा। ठीक है, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, एक उच्च को चतुर्थ में भी रखा गया है, लेकिन आपको इसका जिक्र नहीं करना। देखिए, प्राथमिक में मतलब ये है कि मनुष्य सबसे पहले जब जन्म लिया तो वह भी एक प्रकृति का अंग ही था, एक जीव ही था।
तो प्रकृति से एकदम प्रकृति पर निर्भर था वो, ठीक है। जैसे नियतिवाद आप समझते हैं भूगोल में, नियतिवाद, ठीक है। तो प्रकृति पर निर्भर था, तो उसने सबसे पहले क्या किया होगा देख लीजिएगा। मैं इसी तरह से समझाता और पढ़ाता हूं और बच्चे बड़े आनंद लेकर पढ़ते हैं, आप भी उसी तरह से समझिएगा, ठीक। तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, शिकार किया होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ है, ठीक है। स्थल पर किया तो उसे हम शिकार कहे, और यही चीज पानी में अगर किया तो उसे मत्स्यन कहे। क्या कहे, मत्स्यन, यानी मछली पकड़ना, ठीक। ये पानी में हो गया, ठीक। इसके बाद क्या किया होगा, जब उसको समझ में आएगा कि रोज भूख लगती है तो हमको शिकार करना पड़ता है, तो क्यों ना हम उन्हीं पशुओं को अपने पास पाल लें, ठीक है। तो पशुपालन शुरू हुआ, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन शुरू हो गया। इसके बाद पशुपालन जब हुआ तो उसके बाद क्या शुरू हो गया, कृषि, ठीक है, कृषि, ठीक है। क्योंकि कंदमूल भी वो खाता था, इधर उधर से इकट्ठा करता था, तो उन्हीं को अपने पास बोना शुरू किया, ठीक है। और एक चीज और आती है इसमें, खनन। खनन, आप जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है। और खनन को आदमी कैसे जान पाया, क्योंकि नदियां जब घाटियों के रूप में काटी धरातल को, तो ऐसे परतों के रूप में उसको देखने को मिला कि ऊपर तो कोमल है, नीचे कंकड़ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसने खोदना शुरू किया कि हो सकता है हमारे काम की चीज और कुछ भी मिल जाए। तो ये सब प्राथमिक क्रिया में। द्वितीयक में आप जान लीजिएगा, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, ठीक है। उद्योग जिसे कहते हैं, उद्योग, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, या जितने भी उद्योग इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं, ये उद्योग जो है प्राकृतिक वस्तुओं को ही अलग रूप प्रदान करते हैं उपयोगिता के आधार पर, ठीक है ना जी। तो उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया में। और जितने सेवा है, ठीक है, सेवाएं, वो तृतीयक में रखी गई, चाहे वो डाक हो, चाहे बैंकिंग हो। समझ में आई बात, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कुछ भी पद जो है वो तृतीयक में रखे गए, और उच्च जो है वो चतुर्थ में रख दिए गए हैं, ठीक है ना जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लेकिन आपको काम करेगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। इसलिए जब सीरियस पढ़ने वाले होते हैं तो उनको मजा आता है, बाकी जो वीडियो ऐसे ही देख लेते हैं उनको लगता है कि क्या इतना बताया जा रहा है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना जी। कह रहा आसवान परियोजना की एक परियोजना थी। आसवान परियोजना कहाँ की एक परियोजना थी, ठीक है, बीच में डैश डैश है। तो आप जान लीजिएगा, आसवान जो बांध है वो नील नदी पर बना है। कहाँ, नील नदी पर बना है। तो नील नदी कहाँ है आप जानते हैं, ये कहाँ है, मिस्र में है। कहाँ है, मिस्र में है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कहाँ है, मिस्र में है। देखिए, अगर यहां से और प्रश्न बन सकता है, कहां से, मिस्र से, ठीक है। तो नील नदी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबी नदी है, ये आप जानते हैं। जबकि अमेजन जो है, अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी, जिसे बड़ी भी पूछता कभी कभी, बड़ी नदी है, ठीक है। अमेजन दक्षिण अमेरिका में है। अमेजन दक्षिण अमेरिका में है। 60 किलोमीटर का इसका मुहावरा है, ठीक है। इसी पर जो इसके किनारे जो सेलवास बन पाए जाते हैं उसे विश्व का ऑक्सीजन का फेफड़ा कहते हैं। नील नदी श्वेत नील और नीली नील, ठीक है, एक निकलती है विक्टोरिया झील से, दूसरी निकलती है टाना झील से। सूडान में ही इसका संगम होता है, ठीक है। और वहीं पर बना है कहाँ, आसवान बांध। तो क्या सारी सूचनाएं आपको मिल गई, ठीक है ना जी। आगे है कि अल्फा अल्फा है। अल्फा अल्फा क्या है, एक कस्बा है, एक जनजाति है, एक प्रकार की घास है, एक खनिज है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये। तो अल्फा आप देखिए, एक घास क्या है, एक प्रकार की घास है। क्या है, एक प्रकार की घास है जो 1 मीटर से लेकर 15 मीटर तक, 1 मीटर से लेकर 15 मीटर तक लंबी होती है। क्लियर, जानिएगा आप। अल्फा अल्फा क्या है, एक प्रकार की घास है, ठीक, जो कितना 1 मीटर से लेकर
15 मीटर लंबी होती है। इसका जन्म स्थान तो कहाँ, इराक और ईरान में है। कहाँ है, इराक और ईरान में है, तो ये जानिएगा। ये बहुत पौष्टिक घास है। कह रहा है कि कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, किस में स्थित है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है। तो इसके लिए आपको देखिए, आप तब तक जवाब दीजिए, मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि कोई भी तट पूछेगा आप कतई दिक्कत में नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए ये भारत का मैप है। आप भूगोल के छात्र हैं तो आपको जरूर बनाना आना चाहिए। ठीक, 1 2 अगर ऐसे आप बांट लेंगे, ठीक है, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखिए, ये तमिलनाडु राज्य है, ये है तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य के पास ये तमिलनाडु है। ठीक है, इसके पास के तट को कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं। ये आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, प्रदेश, इसके तट को क्या कहते हैं, इस उत्तरी सरकार कहते हैं। और ये उड़ीसा वाला जो भाग है इसको उत्कल कहते हैं, उड़ीसा उत्कल कहते हैं। क्लियर, ये 3 तट इधर हो गए। इसके बाद देखिएगा, इधर मुख्य रूप से 4 तट है। केरला का जो तट है, ये केरल के पास, इसको मालाबार कहते हैं, मालाबार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो कर्नाटक के पास है, इसको कन्नड़ कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं, कर्नाटक। और जो आपका गोवा के पास है, इसको कोंकण कहते हैं, कोंकण कहते हैं। और गुजरात के पास जो है, गुजरात, उसको सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री। क्लियर, तो ये हो गए आपके तट। समझ में आई बात? हाँ, यानी किसका आंसर कहां होगा, कोरोमंडल तमिलनाडु में। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह, देखिए ग्रह आपके 8 हैं, 9 पहले थे, लेकिन 2006 में, ठीक है, कौन, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, ने यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। तब से ग्रहों की संख्या कुल 8 है। कितनी है, 8 है। आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से 8 ग्रह। तो देखिए, मैं तुरंत बता दे रहा हूं, ये जो है ये आपका बृहस्पति है, ठीक है, ये है आपका शनि, क्या है, शनि, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये पृथ्वी की तरह है, ये 4 जो हैं पृथ्वी की तरह है। ये भारी ग्रह होते हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्लियर, और ये जो 4 हैं, ठीक है, ये जो 4 हैं, ये गैसीय ग्रह हैं, ये जो बृहस्पति की तरह है। इनका नाम देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ठीक है, सबसे बाहर का ग्रह इस समय कौन सा है, अरुण है। ठीक है, और इनको कहते हैं जुबियन ग्रह या बाह्य ग्रह। क्लियर, तो अब मुझे लग रहा है सब कुछ। और ये सूर्य है आपका, सूर्य, तो सूर्य के पास कौन ग्रह है, आप जानिए, बुध जिसको मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, और मंगल को मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, एक बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, लाल धब्बे वाला ग्रह किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। देखिए, इसी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इतना काफी है, और आगे बढ़िए, आएगा तो बता दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें से कौन है, शुक्र है, नहीं, मंगल है, नो, पृथ्वी है, नहीं, तो कौन सा है, यूरेनस। देखिए, यूरेनस अब नाम दिया गया ना, देखिए ये जुपिटर, इसको जुपिटर कहते हैं,
शनि को सैटर्न कहते हैं, सैटर्न कहते हैं, ठीक है। अरुण, ठीक है, अरुण को यूरेनस कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेनस, ठीक है। और इसको कहते हैं नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र मैंने बनाया है, आप देख लीजिएगा, मवे मंजुसुन, ठीक है। ये क्रम है, यम से मार्स है और मरकरी है, वी से वीनस है, ठीक है, ई से अर्थ है, फिर ये मा से मार्स है आपका, मार्स मतलब मंगल, जी यू से जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। मवे मंजुसुन, मैं इसको कहता हूं मवे मंजुसुन, क्लियर। तो आप ट्रिक भी पकड़ते जाइए, क्योंकि कब क्या काम कर दे कोई नहीं जानता है। कह रहा है कि महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 2050 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? महाद्वीपीय धारा यानी प्रवाह सिद्धांत के अनुसार, देखिए ये वेगनर से संबंधित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को कौन दिया है? वेगनर महोदय ने। इसका नाम टेलर से भी जुड़ा है, लेकिन विस्तृत व्याख्या कौन किया है? वेगनर ने, ठीक है, वेगनर, ठीक है। और इन्होंने जो एक सबसे पहले जो एक बड़ा सा द्वीप था, महाद्वीप स्थल खंड था, इसको महासागर था, उस महासागर का नाम तो जान लीजिए, देख लीजिए, मैं बता दूं, जो स्थल था उसका नाम और जो किनारे सागर था उसका नाम, दोनों का जान लीजिए। तो यह स्थल था और यह था सागर, यह था क्या? सागर। तो जो सागर का नाम था वो पेंथालसा था, पेंथालसा, और जो स्थल था वो था पेंजिया। तो कुछ भी पूछा जाए आप लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे बताइएगा, ठीक है। और आप यकीन मानिए, ये जब आप पुराने प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि टीजीटी का स्तर क्या है, और यही स्तर रहता है। केवल हम घबरा जाते हैं एग्जाम में और हम बहुत ज्यादा देख लेते हैं कठिन प्रश्न, और उसी के चक्कर में आसान भी गलत कर देते हैं। और कभी भी एग्जाम में हम कठिन क्वेश्चन से बाहर नहीं होते, हर बार हम आसान क्वेश्चन से बाहर होते हैं, क्लियर। तो आसान अगर आपके गलत नहीं होंगे तो आपका एक पद होगा इस बार, ये जान लीजिएगा। क्योंकि कठिन तो सबके लिए कठिन है, कठिन तो सबके लिए कठिन है, वह किसी एक का सही हो जाए ये मात्र संयोग होता है। सारे लोग वही किताब पढ़ रहे हैं, सविंद्र सिंह को पढ़ रहे हैं, ठीक है, एस.डी. मौर्य और माजिद हुसैन को पढ़ रहे हैं, और जानते हैं और कोई भारत का भूगोल आर.सी. तिवारी को पढ़ रहा है, ठीक है। संजय की क्रॉनिकल को ले, यही जो एथेंटिक स्रोत हैं यही हैं, इन्हीं से जो क्वेश्चन बनेंगे वही ना सही होंगे। और 100% को किसी को कुछ आ रहा हो ये नामुमकिन है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, लेकिन 100% सही भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 100% तब तो टोटल हो जाएगा कि भाई आप कहाँ से इतना बढ़िया से हल कर लिए। अभी देख रहे हैं तमाम सारी बातें आ रही हैं। फिलहाल अगर आपको एग्जाम में एक पद प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है दोनों में कम से कम 55-56 आपके सही होने चाहिए। कह रहा है कि पृथ्वी एक घूर्णन लगभग में पूरा करती, घूर्णन का मतलब होता है घूर्णन, पृथ्वी 2 गतियां करती है, देखिएगा पृथ्वी की गति से आया प्रश्न। पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक को कहते हैं परिभ्रमण, इसी को घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन, समझ में आई बात। अपने अक्ष पर घूमती है जो पृथ्वी लट्टू की तरह, उसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं, क्लियर। उसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं, उसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। अब देखिएगा एक यहां बल्ब जल रहा है, मैं इसको बुझा देता हूं, ठीक है। घूर्णन कहते हैं। और दूसरी गति है, ये दूसरी गति आपकी परिक्रमण, ठीक है। परिक्रमण गति जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। देखिए यह लगभग 24 घंटा 23 घंटा कुछ
समथिंग समथिंग है 56 मिनट ऐसे, लेकिन ये 24 घंटा आप मान के चलिए। कितना? 24 घंटा। क्लियर हो गया? घूर्णनगत। और ये 365 सही 1/4 होता है। 1/4 मतलब 365 दिन और 6 घंटा होता है। ठीक है ना जी? इसी से आपको दिन रात होते हैं, दिन रात होते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति। क्लियर हो गया? और इससे क्या होता है? एक वर्ष पूरा होता है, एक वर्ष पूरा होता है, इसलिए इसे वार्षिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति। और इसी में ऋतुएं बदलती हैं, इसमें क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। तो मुझे लग रहा है अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 24 घंटा सही है। क्या सही है? 24 घंटा। क्लियर? आगे बढ़िए। कर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम का नहीं किसका प्रयोग करते हैं? किसका? ये टाइपिंग एरर है, आप समझ सकते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यह प्रश्न जब हम लोग दे रहे थे तो देखिए, हम जो पढ़ा होगा मन से वो तो दोनों लगाएगा, लेकिन आयोग जब माना था तो इसको केवल रिक्टर को मान लिया था, बाद में उसने सही किया। ठीक है ना जी? तो मर्केली पैमाना भी सही है और रिक्टर पैमाना भी सही है। ठीक है, इसलिए दोनों होगा। ऑप्शन ये यहां होना चाहिए था, ये यहां होना चाहिए था। ठीक है ना जी? फिलहाल देख लीजिए, तो इसमें क्या ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। रिक्टर। ठीक है, रिक्टर से देख लीजिए, रिक्टर में जो है, जो पैमाना है, इसमें 0 से लेकर 10 तक अंक होते हैं और एक एक पर पहुंचने पर 10 गुना वृद्धि होती है। कितनी? 10 गुना वृद्धि होती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता में एक पाठ्यांक से दूसरे पाठ्यांक तक पहुंचने में 10 गुना वृद्धि होती है। मर्केली जो है, मर्केली पैमाना, इसमें 12 में बांटा होता है, 12 खानों में बांटा होता है। ये भी भूकंप की तीव्रता को ही मापता है, तो दोनों सही होगा इसका। ठीक है ना जी? हाँ, बाकी भूकंप से जो भी क्वेश्चन आए, ये भूकंप जहां से सबसे पहले शुरू होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है ना जी? जैसे ये धरातल है, तो भूकंप जहां से शुरू होगा उसे हम भूकंप मूल कहेंगे, या अंग्रेजी में इसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, यह सबसे पहले धरातल पर जहां जाकर इसकी तरंगें टकराती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, या एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये पैमाना था, भूकंप को जो यंत्र मापता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर? और आप जानते हैं कि इसमें 3 तरंगें निकलती हैं, प्राथमिक, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। ठीक है, फिलहाल इससे ज़्यादा जानकारी ज़्यादा हो जाएगी जब विस्तृत रूप से पढ़िएगा आप सभी। ठीक, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं आपके, टीजीटी, पीजीटी। अभी देखिए एलटी की वैकेंसी आने वाली है। फिर आपने मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि भाई 25,000 हम वैकेंसी फिर से देंगे, बिहार लगा हुआ है। तो बहुत सारा मेरा ऐप बन रहा है, एक एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा और उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको आप जुबानी याद कर ले जाएंगे समझ के साथ। बस केवल मुझसे जुड़िए। चैनल का नाम है, आप जान गए होंगे, एग्जाम टाइम। बहुत यूनिक आपको नाम लग रहा होगा, एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए कि आपको भूगोल से, अर्थशास्त्र से प्रेम हो जाएगा। ठीक ना जी? आपको लगने लगेगा कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। क्लियर? आगे बढ़िए। कह रहा है कि शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो बहुत आसान ये प्रश्न है, उसको हम क्या कहते हैं? धूम कोहरा या स्मॉग कहते हैं। क्या दिल्ली में बहुत ज्यादा दिखाई देता है? स्मॉग, धूम कोहरा या स्मॉग कहते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न है। कठिन तो कुछ है रहेंगे, लेकिन इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना जी? आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा? ठीक, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? शीतोष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात,
उत्तर पूर्वी मानसून, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप जवाब करिएगा, मैं देखता हूं कि आप कौन सा जवाब दे पाते हैं। देखिए, अगर भारत की बात करें, ठीक है, भारत की बात, तो यहीं से क्वेश्चन अलग अलग बनेगा, ठीक है। बस समझ पर आधारित है कि क्या आप समझ के आंसर लगाते हैं। ये आपका क्या है, भारत है। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, पूर्वी तट पर, मतलब इधर की बात कर रहा है, इधर की बात, ठीक है। इधर की बात जब शीत ऋतु में जो होती है तो उस समय मानसून लौट रहा होता है। क्या है, मानसून लौट रहा होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात होती है, ठीक है। मानसून लौट रहा होता है और ये मानसून ऐसे लौट रहा होता है जो कहां से, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता उठाता है, आर्द्रता उठाता है और तमिलनाडु में जाकर बरसता है। ये उत्तर से आ रहा होता है, पूर्व इसकी दिशा होती है, इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून कहां बारिश करता है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है, जान लीजिए तमिलनाडु में। अगर वर्षा से प्रश्न आ जाए और इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, ठीक है। लौटता हुआ मानसून कहां बारिश करेगा, तमिलनाडु में, भारत के उत्तर पूर्वी तट पर। लेकिन भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है ना जी। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती सबसे अधिक वर्षा, जो कहां, मालाबार तट पे टकराता है, मालाबार तट पे। ये किस तट पे टकराएगा, कोरोमंडल तट पे टकराएगा, ठीक है। शीत ऋतु में जो कहां, उत्तरी भारत में वर्षा होती है, ये शीत ऋतु में अगर पूछ देता तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये भूमध्य सागर से ये चलता है और उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा करता है। इसे मावट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट, स्थानीय नाम इसका मावट है। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, आगे बढ़िए। कह रहा है कि महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी है। तो औसत लवणता का प्रश्न है, बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। किसी भी किताब को एथेंटिक अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि 35% तो नहीं होता है, ये 00 होता है जब भी आप देखेंगे। चूंकि ये जो किताब वाले प्रश्न या कुछ भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, ये जब भी देखेंगे तो ऐसे रहेगा, लवणता को मापने का प्रतिशत नहीं है, इस तरह से रहेगा। और सबसे अधिक लवणता अगर पूछ दे, सर्वाधिक लवणता पूछता ही है, ठीक है, तो तुर्की की वान झील, ठीक है, वान झील, इसमें कितनी है, 330 है। और सागर की बात करेंगे तो इसके बाद मृत सागर आ जाएगा, मृत सागर आ जाएगा, इसमें है 240, ठीक है ना जी। तो ये आप जान लीजिए। आगे बढ़िए। कह रहा है कि स्थिर तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। स्थिर तरंग सिद्धांत, ये देखिए ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है। किससे, तो पहले जान लीजिएगा, ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है सर। ज्वार भाटा आता कैसे है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण, ठीक है। जब सागर या महासागर का जल ऊंची ऊंची लहरों के रूप में धरातल पर आता है तो उसे ज्वार, और जब वापस जाता है तो उसे भाटा कहते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित सिद्धांत है स्थिर तरंग सिद्धांत। तो इसको किसने दिया, आपने लगा दिया होगा, हैरिस ने, ठीक है। कौन, हैरिस ने। अब देखिए, अगर आप और जानना चाहें, ठीक है, तो इससे संबंधित देखिए एक सिद्धांत है प्रगामी तरंग सिद्धांत। आप बताइएगा अगर आपकी तैयारी है तो किसने दिया है। फिर एक है नहर सिद्धांत, नहर सिद्धांत है, ठीक है, बताइएगा कौन दिए हैं। फिर एक है संतुलन, संतुलन सिद्धांत,
बता दीजिएगा ये भी कौन दिए हैं, क्योंकि वो पूछा गया है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक ना जी। ठीक, तो देखिएगा अगर प्रगामी की बात करें तो विलियम हैबल ने दिया है, विलियम हैबल ने दिया है। नहर या कैनाल सिद्धांत की अगर बात करें तो सर जॉर्ज, देखिए इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा होता है इसलिए मैंने एयरी ने दिया है, ठीक है। संतुलन सिद्धांत कौन दिया है, तो लाप्लास ने दिया है, लाप्लास, क्लियर। इसी तरह के एक आध दो और सिद्धांत हैं, आप जब रिवीजन करिएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो सारे बताने होंगे तो मैं बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कहां तक पहुंचना है, आपको 31 क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नलिखित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होगा, ठीक है, से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आप समझिए। तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन, जीव तो है ही, ठीक है, प्लास्टिक ये नहीं है, पादप है, ठीक, तो ये नहीं है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता, बाकी सब में जीव हो चाहे वनस्पति हो सब में पाया जाता है क्या, जीवन, क्लियर। कह रहा है कि आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आप जानते हैं ये पर्यावरण से प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण भी भूगोल का ही एक पार्ट है। जब आप सविंद्र सिंह को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वैसे परीक्षा वाणी में भी दिया है, ठीक है। तो इसको इकोटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले ने दिया है, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी का वह स्थान जहां पर जीव और वनस्पतियों की बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं उसे बायोम कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं, ठीक है। और जीवों की बहुत सारी प्रजातियां या जातियों को ही जैव विविधता कहते हैं, और ये जीव जहां रहते हैं उसे आवास की श्रेणी दी गई है, और जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा खतरा है आवास का विनाश, ठीक है ना जी। तो आप ये जान लीजिए, सारे प्रश्न मैंने बता दिया। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान क्या कहलाता है, जब कोई स्थान झील, तालाब, पोखरा के किनारे स्थित होगा, ठीक है, तो वो जानिए शुष्क बिंदु होगा, नो। नम बिंदु बस्ती, हाँ, वहां हमेशा क्या रहेगी, नमी होगी, क्या होगी, नमी होगी। तो ये क्वेश्चन आसान था, समझ पर आधारित था। कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था, 2000 का लक्ष्य था, तो आप जान जाइए तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो आपको कब आई थी, 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 2000 को ये आई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक, देखिए कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2:1 पर लाना, मतलब एक दंपत्ति जो है एक बच्चा पैदा करे कम से कम, समझ में आई बात, अधिक से अधिक की बात करें, ठीक है, लाना। और एक जो पूछा जाएगा 2045 तक, जो बाद में 70 कर दिया गया, बाद में कितना कर दिया, 2070 तक जनसंख्या को स्थिर करना, क्लियर। 2070 तक जनसंख्या को क्या करना, स्थिर। पहले ये 45 था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए यही सही है पहला। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है। कोयला जानते हैं एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर उसको 4 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक, कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों हैं। तो आप जानिएगा सबसे महत्वपूर्ण होता है एंथ्रेसाइट,
ठीक है, क्योंकि इसमें 80 से 95% तक क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इसके बाद दूसरे क्रम का है ये बिटुमिनस, ठीक है, इसका आंसर तो ये है, दूसरे नंबर का ये है बिटुमिनस, ये दूसरे का, पहले नंबर का ये हो गया, दूसरे नंबर का बिटुमिनस है, ठीक है, क्योंकि इसमें 70 से लेकर 80 तक क्या है, कार्बन पाया जाता है। इसके बाद है लिग्नाइट, ठीक है, इसमें 40 से, बहुत सारी किताबों में 30 से दिया है, लेकिन आप जानिए 40 से 70% तक कार्बन पाया जाता है। सबसे घटिया, ये तीसरे नंबर का हो गया, सबसे घटिया ये है चौथे नंबर का, इसमें 40 से कम को कार्बन पाया जाता है। अब बात आती है, आगे प्रश्न बन सकता है कि पाया कहाँ जाता है। देखिए यहां से क्वेश्चन कई बनते हैं। एंथ्रेसाइट जो है कश्मीर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में। और लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। बिटुमिनस कोयला जो है वो भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस से पूछा गया है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं, काली पृथ्वी मृदा, काली मृदा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे काली मृदा कहते हैं, ठीक है, काली मृदा को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से काली मृदा को क्या कहते हैं, ठीक। 19वां क्वेश्चन मुझे लग रहा है होना चाहिए, 19वां क्वेश्चन, चलिए उसी तरह का टाइप भी किए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये इसका एक ही मतलब है कि काली मृदा को किस और नाम से जानते हैं, ठीक है ना जी, तो इसको चरनोजम कहते हैं, क्लियर। और रेगुण भी कहते हैं, रेगुण, ठीक है। इसको कपास मृदा भी कहते हैं, कपास मृदा। यह मृदा जान लीजिएगा कि ज्वालामुखी क्षेत्रों में, यानी पठारी क्षेत्र जो है, जो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है चट्टानें, वहां पाई जाती है। और यह मृदा कपास और गन्ने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे कपास मृदा या रेगुण मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना जी। कह रहा है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूछ रहा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो खटाक से लगाएंगे इस प्रश्न के जवाब को। अगर भारत की मैं बात करूं तो ये देखिएगा, आप निश्चित तौर पे भूगोल के स्टूडेंट हैं तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, भारत का मैप। और जिस दिन आप टीचर या अध्यापक बनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। और जो लोग नहीं बना पाते हैं, मैं तो 1 मिनट में ही बना देता हूं, 1 मिनट से कम टाइम में। क्या पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण, यहां से पूछ रहा है यहां तक, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यही दोनों विस्तार, ठीक है, एक 3214 किलोमीटर है, एक 2933 किलोमीटर है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण भारत लंबा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबा है, ये 3214 किलोमीटर है, ठीक है, ये वाला उत्तर से। ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल, क्लियर, जो अब लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसे यह गोरमोता है, गोरमोता सबसे पश्चिमी विस्तार, गोरमोता गुजरात में। और ये है अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, किबुथु, ठीक है। और ये है 2933 किलोमीटर, क्लियर ना जी। तो ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार, क्लियर। आगे देखिए, कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, तो आप देखेंगे जब पूर्वी पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी घाट, ये है नीलगिरी, क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और यहीं पर देखिए नीलगिरी आराम से, ठीक। तो ये ऑप्शन लगा दिया गया नीलगिरी। यहां से प्रश्न और आ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है।
जबकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है, और सबसे दक्षिण में चोटी कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, ये सबसे दक्षिण है, सबसे दक्षिण, ठीक है, ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी। क्लियर, देख लीजिएगा, लिखने का बोल तो मैं दे ही रहा हूं। और आगे है कि ग्रीष्म अयनांत है, ये क्या है, अयनांत, तो पहले इसको सुधार लीजिए, ये अयनांत लिखा है, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ग्रीष्म अयनांत किसे कहते हैं, ठीक है, 22 दिसंबर को, 21 जून को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। देखिए ये सारी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, सारी तिथियां महत्वपूर्ण है, किसी से भी क्वेश्चन कभी बन सकता है, तो बेहतर होगा कि आप कहां मैप पर जान लीजिए। देखिए सारे प्रश्न एकदम क्लियर आपको हो जाएंगे। ये आपकी पृथ्वी है, क्या है, आपकी पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बीचे बीच से जाती है, भू को मध्य से जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा जान लीजिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा किस लिए कहते हैं, क्योंकि सूर्य, आप ऐसे समझिए, यानी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य इस पे 2 बार आता है, ठीक है। कब कब आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को आता है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों दिन डे और नाइट बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है, हर जगह पृथ्वी पर सभी जगह पे दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को जो है, देखिए क्या कहते हैं, बसंत विषु कहते हैं, बसंत विषु, ठीक है। और 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषु, शरद विषु कहते हैं। क्लियर, हाँ। अब बच गया 21 जून और 22 दिसंबर। देखिए तो इसके लिए आप जान लीजिए, ये है आपकी कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है कब, 21 जून को, और यहां चमकता है 22 दिसंबर को, ठीक है। तो ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म कब आता है, 21 जून को, ग्रीष्म अयनांत है ये, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, 21 जून को, और इसे कहते हैं शीत अयनांत, अयनांत। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी। ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, दिन बड़ा हो जाएगा तो अपने आप रात छोटी हो जाएगी, ठीक ना जी। तो ये हो गया, मैंने पूरी तरह से आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़िएगा। क्या हुआ, देखिए भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन, भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन क्या है, मतलब भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर, 82.5 अंश पूर्व, नहीं 84 अंश पूर्व और 84 अंश पश्चिम। तो देखिए ये प्रश्न बहुत आसान, आप जल्दी से आंसर को करिए, इसी के बारे में पूछ रहा है ये, यही, ठीक है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इसे कहते हैं, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, यही भारत का मानक समय है, जो बीचों बीच खड़े खड़ जाती है। 5 राज्यों से कौन से जाती है, आप थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और पूछा है, ठीक है। यह ग्रीनविच से, ग्रीनविच रेखा से, ठीक है, जो प्रधान यमोत्तर है, भारत का प्रधान यामोत्तर, ग्रीनविच रेखा मतलब भारत का प्रधान यमोत्तर,
भारत नहीं, विश्व का जो पृथ्वी के बीचों बीच से 0 अंश देशांतर है, सॉरी, उसे हम प्रधान यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। ठीक है, 82.5 अंश। क्लियर हो गया। अब यहां से आप जान लीजिए कि 2 बात और जान लीजिए, मैं ही बता देता हूं। 0 अंश देशांतर को क्या कहते हैं, प्रधान यामयोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। और 180 अंश देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रश्न मैंने बता दिए आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। तो आप जानते हैं कि सभी 7 प्लेटें मुख्य हैं। कितनी? 7 प्लेटें मुख्य हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट। कौन सी? प्रशांत प्लेट। ठीक है ना जी, 7 मुख्य प्लेटों की खोज हुई है, बाकी और हैं लेकिन 7 मुख्य हैं प्लेट टेक्टोनिक थियरी के तहत। कह रहा है कि पीडमोंट मैदान किसके द्वारा बने होते हैं। तो पीडमोंट मैदान जान लीजिएगा नदियों के द्वारा बने होते हैं। जब नदी पर्वतों से नीचे की तरफ उतरती है तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाती है वो जमा करती है। तो इन कंकड़ पत्थरों से जो निर्मित मैदान होते हैं, ठीक है, पथरीले टाइप के, उन्हें ही हम पीडमोंट मैदान कहते हैं। ठीक ना जी, आगे बढ़िएगा। बाकी नदी बहुत सारा कुछ करती है, गोखुर छाड़न झील बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक, नदी विसर्प का निर्माण करती है, कैनियन का निर्माण करती है। तो नदी जब आएगा तो आपको डिटेल दे दिया जाएगा। कह रहा है कि संवहनी वर्षा अधिकांश प्रतिदिन होती है किस क्षेत्रों में। प्रतिदिन 2 से 4 बजे के बीच रोज वर्षा होती। भाई ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, बताइएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, हिमालय। नो, कहां? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये रेखीय है। क्या है? रेखीय। ठीक है, 2 से 4 बजे के बीच रोज वर्षा होती है, रोज। क्लियर। इसीलिए यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ के वृक्ष बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं और यहाँ की वनस्पतियां बहुत घनी होती हैं। और यही टीसी नाम की मक्खी पाई जाती है, जिसके काटने से निद्रालु रोग होता है। क्लियर हो गया। यहाँ की जलवायु बहुत विषम होती है। आगे है कि महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। तो महाद्वीपीय उद्भव के जो अवसाद हैं उन्हें भूजात कहते हैं। क्या कहते हैं? भूजात। ठीक है, आगे बढ़ लीजिए। कह रहा है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र जाता है। ठीक है, उच्चतम ज्वार क्षेत्र जाता है के पास कहां देखा जाता है। ठीक है, उच्चतम ज्वार क्षेत्र कहां देखा जाता है, मतलब यहां डैश होना चाहिए था। कहां? तो ये उच्चतम ज्वार सबसे ज्यादा कहां आता है? कच्छ गुजरात के पास। कहां? कच्छ गुजरात के पास ये जो क्षेत्र है, यहां सबसे ऊंचा ज्वार आता है, गुजरात। क्लियर, गुजरात। ठीक, आगे एक्चुअरी है वो। कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों की बनी होती है। प्रवाल भित्तियां किसकी बनी होती हैं? प्रवाल भित्तियां आपको पता है, प्रवाल का मतलब ही होता है कोरल। क्या है अंग्रेजी में? कोरल। कोरल पॉलिप्स कहते हैं इन्हें। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की जानते हैं, सबसे महान मूंगा चट्टान है। तो ये किसका उदाहरण है? क्या इसका आंसर सही होगा? ए। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसेपियंस से संबंधित है। होमोसेपियंस मतलब मनुष्य की बात कर रहा है। ये कौन सा मनुष्य? होमोसेपियंस मतलब मनुष्य क्या है इसमें से? शाकाहारी है? नहीं। मांसाहारी है? तो मांसाहारी तो है, लेकिन केवल मांसाहारी नहीं है, तो सर्वाहारी। मनुष्य सब कुछ खा रहा है। अब आप चीनियों से मिल जाइए तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। ठीक है ना जी, सब कुछ खाते हैं। भारतीयों की बात करिए तो कोई कुछ खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है। ठीक है ना। हाँ, आगे है अर्धकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है। ठीक है, किसकी? कार्ल रीटर की, अर्धकुंडे। तो इस तरह से 31 क्वेश्चन आपके 62 में से आज करवा दिए गए। ये इसके तत्काल बाद, ठीक है, इंतजार करिए और अपना आकलन जारी रखिए।
कहाँ पे, किस चैनल पे, तो नाम आप जानते हैं, एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर पे। आप अपना आकलन करिए, अपनी कमी को सुधारिए, सिलेक्शन तो निश्चित होगा। बस केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ आप 1 महीना बिताइए, ठीक है। और जो जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करिए, क्योंकि मैं उसी रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल अगर तलाशी है तो आपको भी आपकी मंजिल तक ले जाने का हुनर है मुझ में, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।